जनता तक ये बात समझ में आए उसे कि देखिए योजनाएं बन गई, सड़क बन गई और फायदे हो गए हैं मुझे, इसीलिए थोड़ी बहुत महंगाई में झेल लूं, ये वोटर को समझ में आएगा कि नहीं ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल आप कह रहे हैं ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता हुआ दिख रहा है। चलिए कुछ और मुद्दों पर आते हैं। उत्तर प्रदेश, ठीक है, विकास की बात अपनी होती है, लेकिन जातियों का साथ भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में अखिलेश जी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि राजभर जी के साथ से उनको सत्ता की कुर्सी मिलेगी। आप विकास की बात कर रहे हैं, वो जाति का गणित सुलझाने में लगे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर राजभर जी सबको साध रहे हैं। 2017 में भी एक गणित चला था, दो भाइयों का, गणित फेल हो गया। फिर गणित चला बुआ और बबुआ का, उसमें भी गणित ही था, वो भी फेल हो गया। अब गणित चल रहा है छोटी पार्टी में। छोटी पार्टी का तो एक ही है, कोई बड़ी और बहुत लोग नहीं है, खाली ओमप्रा इतना ढोल जो पीटा जा रहा है। हमारे पास तो अपना दल भी है और निषाद पार्टी भी है, तो ढोल जो पीट रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर जब भी पीट लें तो फिर गणित कर लो आप। एक जैन से भी बातचीत चल रही है, बात ही चीज चल रही है ना। अब क्या होएगा नहीं होएगा, देखिए राजनीति में अपना अपना राग, अपनी अपनी ढपली लेके बहुत कुछ बचता है। फाइनल देखते हैं पिक्चर क्या आती है, उस समय बात कर लेंगे हम लोग। लेकिन जो ये गणित है, गणित की राजनीति 2 दफे हमने फेल करके दिखाई है, तीसरी दफे भी हम फेल करके दिखाएंगे। चलिए, तो तीसरी दफे भी आपको लगता है ये जो सत्ता के समीकरण साधे जा रहे हैं वो नहीं चलेंगे। आपने कहा अभी बातचीत चल रही है, भी देखिए, तो इसमें कुछ खबर छिपी हुई है हमारे लिए। क्या बातचीत आपकी भी चल रही है? मैंने नहीं कहा, मैंने तो कहा उधर बातचीत चल रही है, डेट पे डेट दी जा रही है, हाँ। तारीख पे तारीख आ रही है, दोनों जगह बातचीत चल रही है, इतनी हो रहा है, वो तो हम भी तो देख ही रहे हैं ना। क्योंकि कृषि कानून तो वापस हो गए हैं, जो मेन मुद्दा नाराजगी का था वो तो अब वापस हो गया है। मैं इस पे कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन हम जो देख रहे हैं वो आपके माध्यम से ही देख रहे हैं, तो जो देख रहे हैं वो उसी के आधार पे हम कह रहे हैं बातचीत चल रही है। जब नेता कहें कि वो कुछ नहीं बोल रहे हैं तो उसमें भी बहुत कुछ छुपा हो सकता है। ये आपका चलिए, अच्छा ये बताइए, अपना खुद का अनुभव है। कृषि कानून वापस लिए गए, विपक्ष कह रहा था कि ये सरकार की कमजोरी है, वोटों का गणित है, आप लोग कह रहे हैं मोदी जी का बड़ा दिल है। तो अगर मैं इसको चुनाव के हिसाब से देखूं तो आपको लगता है नाराजगी दूर हो गई, दिल जीत लिए जाएंगे और वोट भी आ जाएंगे? देखिए, मैं कृषि कानून पे तो अभी यहाँ पे डिबेट करने बैठा नहीं हूँ, क्योंकि उसमें जिस भी कारण है प्रधानमंत्री जी ने उसका निर्णय करा है और उस स्तर पे हुआ है, तो मेरा इस पे कोई औचित्य बनता नहीं है कि मैं उस पर कोई कमेंट भी करूं। जो प्रधानमंत्री जी का है वो सही है, लेकिन मेन मुद्दा तो यही था, और ये जब मुद्दा वापस हो गया है तो वो जो साइड के कुछ मुद्दे थे वो भी अब जोड़ दिए गए हैं। मगर सही माने में तो जब मुद्दा जो मेन था वही ख़त्म हो गया है, तो नाराज़गी भी ख़त्म होनी चाहिए, कहीं है। तो इन चीज़ों को भी देखते हुए क्या होता है देखते हैं। मगर किसान को दूसरी तरफ से भी मैं बात करूँगा। जो किसान हैं, जिसमें हमारे जाट भाई भी आते हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र से वो हमेशा जुड़े रहते हैं, और या तो वो फौज में आते हैं, इसीलिए एक नारा था जो शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान जय किसान का, मेरे नाना ने जी। तो वो जाटों पे ज़्यादा एक प्रकार से सिद्ध भी होता है। तो उस के हिसाब से देखेंगे तो जो गन्ना किसान हैं उनको पिछले इस कार्यकाल में या योगी जी के कार्यकाल में और पिछले जितने भी कार्यकाल हैं उनके से तुलना करी जाए तो 1,45,000 करोड़ दिया गया है, किसी ने इतना नहीं दिया। पिछली सरकार समाजवादी की बात करता हूं तो 12,500 करोड़ का बकाया जो था गन्ने का, उसका भुगतान हमने किया है। 36,000 करोड़ का जो सीमांत और लघु किसान थे, छोटे किसान, उन लोगों ने जो लोन लिया था उसको माफ़ हमने किया है, वो पिछली सरकार का है था समस्या। फिर अब हम कहीं आप देखते हैं मिलें, पिछली सरकार के टाइम पे मिलें बंद हुई थी, हमने सबके सब चलाई हैं, चलाई नहीं है, हमने कुछ मिलें और ऐड करी हैं।
कहीं हम गेहूं और धान की बात करें तो दोनों सरकारों को, मैं पिछली मायावती जी की भी और अखिलेश जी की भी, दोनों को मिला लूं, दोनों को मिलाता हूं तो दोनों में हम लोगों ने खरीद ज़्यादा करी है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें जो हैं, और हमने क्रय सेंटर भी ज़्यादा बनाए हैं। सबकी जो पेमेंट है वो डीबीटी के माध्यम से करी गई है, डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में डाला गया है, बीच से लोगों को हटाया है। तो किसान ये भी देख रहा है। चलिए, तो किसान जो है वो मिठास जो है, जो अब उसको अगर इतनी सारी योजनाएं हैं, इतना सारा पैसा मिला है, तो मिठास जो है वो वोटों में तब्दील होगी कि नहीं, किसान देख रहा है, ये सिद्धार्थनाथ सिंह जी दावा कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक और फैक्टर है। हमने किसानों का फैक्टर डिस्कस कर लिया, हमने नए छोटे दलों के साथ विपक्षियों के साथ आना ये डिस्कस कर लिया। एक शख्स हैं ओवैसी जी, भाई समझ नहीं आया कि वो साथ किसके हैं। आ जाते हैं तो विपक्ष कहता है कि आपकी बी टीम है, आप उनका खुले दिल से स्वागत करते हैं, कहते हैं कि भाई सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो ये ओवैसी फैक्टर कितना और कैसा चलेगा उत्तर प्रदेश में? एक और कार्यक्रम था लखनऊ में, उसमें ओवैसी जी मेरे साथ उस बहस पे भी थे। तो मैंने ये कहा था, एंकर ने पूछा तो मैंने कहा जी वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैं कैसे रोक सकता हूँ, ये तो भारत का संविधान इसकी परमिशन देता है। तो फिर वही प्रश्न हुआ कि आपको फ़ायदा देगा। मैंने उस कार्यक्रम में कहा था और मैं आज फिर दोहराता हूँ, ओवैसी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को फ़ायदा देंगे, और उसका मैंने एक्सप्लेन भी किया, तो वो खड़े भी थे उस समय। मैंने ये कहा था, आप पीछे के जितने आप लोग सेफोलॉजिस्ट बनते कि उसको थोड़ी सी तो रिसर्च का आपकी भी टीम कर रहे। आप 2014 को उठा लो, 2017 का उठा लो और 2019 का उठा लीजिए, आप मुस्लिम वोटर्स का परसेंटेज निकाल लो, और पिछले जितने चुनाव हैं 2012, उसके पहले के 2007, सबके निकालिए। आप परसेंटेज ऑफ पोलिंग देखिए उन लोग की, यहाँ पे कम दिखता है और 2019 में और कम दिखता है। उसके क्या कारण है उसको समझिए। ट्रिपल तलाक क्या हो सकता है? क्या उन लोग को योजनाओं का बहुत बेनिफिट मिल रहा है जो पिछली सरकारों में किसी से नहीं मिलता था? तो उनका भी जो मन है वो भी तो इसी देश के नागरिक है ना, कहीं बाहर से तो नहीं आए हैं। उनको भी तो योजना है, उनको भी तो घर चाहिए, उनको भी तो पट्टा चाहिए, उनको भी तो राशन चाहिए, उनको भी तो वैक्सीनेशन चाहिए। वो योगी और मोदी जी की सरकारें दे रही हैं। तो उनका मन जीत पाई है योगी मोदी की जोड़ी? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। मैं अपने क्षेत्र की बात कर लूं, कहीं लोग उस माफिया डॉन से त्रस्त हैं, कहीं हिंदू हैं, तो मैं आपको उस समय बोल भी रहा हूं कि वहां पे जो गरीब मुस्लिम है वो भी प्रताड़ित हुआ है। तो क्या मैं उसकी जब मदद कर रहा हूं, वो इंसान नहीं है? खाली क्योंकि वो मुस्लिम है तो इसलिए वो किसी को वोट करेगा? या वो भी इंसान की तरह सोचेगा कि मैं भी किसी को वोट तो करूं जिसने मेरे को फायदा दिया है? तो कहीं ना कहीं तो ब्रेक होता है ना। तो मेरा ये मानना है, इसलिए जो वो लोग हैं जो गरीब है, क्योंकि ओबीसी का टारगेट उन्हीं के ऊपर है, वो जो गरीब हैं, जो अशिक्षित हैं, उनको वो अपनी तरफ खींचने का कर रहा है, जो भारतीय जनता की पार्टी की तरफ आना शुरू कर दिए थे। इसलिए मैं कहता हूं, ओवैसी जब भी लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, जहां भी लड़ेंगे, वो समाजवादी पार्टी को डायरेक्ट बेनिफिट। चलिए, आपकी इस पूरी थ्योरी का और पूरे एनालिसिस का जवाब जो है अगले सेशन में जब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे तब हम जरूर उनसे समझेंगे कि क्योंकि वो तो हमेशा यही कहते हैं कि ओवैसी आए नहीं, बिहार में भी फायदा करा गए, यहाँ भी करा देंगे। पश्चिम बंगाल में बात अलग है कि उनकी दाल गली नहीं थी, क्योंकि उनकी जो राजनीति है ना वो गणित पे है, और गणित ये कहता है कि भाई एक जो मुस्लिम है वोट वो हमारे को ही मिल रहा है जी, और दूसरा खड़ा हो जाएगा वो हमसे, वो मुस्लिम वोट उधर लेके चला जाएगा। ये नहीं है। कहीं हमारे जितने भी हैं, ठीक है, आज मैं कह सकता हूँ समाजवादी पार्टी, हम हैं, मायावती हैं, या कांग्रेस से भी हैं जी, कोई व्यक्तिगत तो हमारी कुछ है नहीं, मगर पॉलिटिकल एक आइडियोलॉजी होती है, सिद्धांत, जिससे हम लोगों का एक मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता है। तो उसके आधार पर मैं अपने इन सभी से आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, अलग से भी जब मिलते हैं मैं कहता हूँ, मैं कहा आप लोग ये राजनीति को और
बारीकी से समझना शुरू करें। विकास जो है वो दिलों को जीत रहा है। हम कहीं उसी ढांचे में चलेंगे कि ये जाति है, ये धर्म है, ये अब राजनीति खत्म होती जा रही है हो सकती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी खत्म हो, मगर आज जो मोदी जी ने या मैं कहूँगा अटल जी ने जिसका बीज बोया था वो मोदी जी ने क्रियान्वित करा, योगी जी आगे लेके जा रहे हैं। ये मॉडल जो बीजेपी का है ये सक्सेसफुल मॉडल है, ये देश को, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएगा, विकसित करेगा। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि विकास की राजनीति धर्म और जाति की राजनीति पर भारी पड़ेगी आने वाले दिनों में। अभी थोड़ा काम हुआ है और काम होना बाकी है। आपने कांग्रेस का जिक्र किया, बहुत देर से कांग्रेस का जिक्र नहीं आया था, हालांकि उनका वोट परसेंटेज प्रदेश में कुछ ऐसा हो जाता है कि जिक्र कम होता है, लेकिन सुर्खियां खूब बटोर रही हैं। इस बार राहुल भैया नहीं, प्रियंका दीदी आ रही हैं और कह रही हैं कि लड़कियों के लिए आपने कुछ नहीं किया है, महिलाएं बहुत असुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में और इसीलिए वो लड़की हैं और लड़ सकती हैं और इसीलिए आई हैं लड़ने के लिए। कितनी दावे में दम, भैया बेहतर कि दीदी बेहतर? वो तो समय बताएगा और उसका फिर आकलन करेंगे आप लोग, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी जो सच्चाई है कि उस कांग्रेस पार्टी में जो कहा जाता है और जिसका वो दावा कर रही हैं कि महिलाओं को 40% देंगे, आप ही लोग इसकी रिपोर्टिंग भी करते हैं, इसकी समीक्षा भी करते हैं और समय समय पर हम लोग ने देखा भी है, टीवी पे डिबेट भी होती है कि बेटी को नहीं बनाया जा रहा है अध्यक्ष क्योंकि बेटे को ही आगे करना है। जब वहाँ पे आए उनके आला कमान में ये निर्णय है तो प्रियंका जी जितना भी चिल्ला लें, प्रियंका वाड्रा, वास्तविकता तो यह है कि सरकार, उनकी जो कांग्रेस पार्टी है, जो मुखिया है, उनके दिमाग में यही पड़ा है कि बेटा आगे होना चाहिए, बेटी बाद में आनी चाहिए। तो किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में विश्वास दिलाएंगे? ये तो मतलब अपना हक नहीं ले रही हैं तो उत्तर प्रदेश की लड़कियों का क्या हक दिलाएंगे, आप कह रहे हैं? बात सही हो गई। अब वो हक किसको देना था, ये तो नीति है, सिद्धांत है वहाँ पे। तो मतलब यहाँ पर आप सोनिया गांधी जी के लिए कह रहे हैं कि वो अपने बेटे को ज्यादा हक दे रही हैं, बेटी को हक से महरूम रख रही हैं? वो मैं नाम क्या लूंगा, अगर हाँ आप जो बोल रहे हैं वो सही है। नहीं ना, आप ही ने कहा है, मैं तो आपकी बात को दोहरा रही हूँ। उनके जो है एक मर्यादा भी होनी चाहिए। मैं क्यों डायरेक्टली इस तरह से नाम ले लेके बोलूं किसी को, वो भी मर्यादा रखनी चाहिए। जी अच्छा, ये बताइए कि आपको लगता है कि राहुल गांधी से ज्यादा बेहतर लीडर हो सकती हैं प्रियंका? अगर एक राजनीतिक के तौर पर आपसे मैं आपका आकलन और विश्लेषण चाहूँ दो नेताओं के बारे में, अगर आपकी ओपिनियन, आपने दोनों के भाषण शैली, कार्यशैली को देखा होगा करीब से, तो देखिए ये तो समय बताएगा और फिर मैं इसका जजमेंट कर पाऊंगा। और लेकिन दोनों जो एक अप्रोच है ना, वो एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की ज़्यादा है। आओ फोटो खींचो भागो, फोटो ऑप की राजनीति ज़्यादा करते हैं और पॉलिटिकल टूरिज्म पे ज़्यादा करते हैं। जो उसकी एक क्रेडिबिलिटी होती है वो नहीं आती है। उसके बड़े उदाहरण हैं। कहीं आपके यहाँ आपको दलितों की चिंता है, किसानों की चिंता होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हर राजनेता को होनी चाहिए और पीड़ा होनी चाहिए। कहीं उसी प्रकार से घटनाएं हो रही हैं राजस्थान के अंदर, उसी प्रकार से कुछ घटना छत्तीसगढ़ में कल ही हुई है। जिस तरह से टोकन बांटा जा रहा था क्रय सेंटर का, उसमें काफ़ी बुजुर्ग और कुछ औरतें हैं, उन लोगों को कुचला गया है, जिस तरह तकलीफ हुई है, या दलित किसानों पे गोली चली है, तो आपकी पीड़ा तो दिखनी चाहिए, कहीं तो दिखना चाहिए ना, मगर दिखता ही नहीं। किसी बड़े नेता का कांग्रेस का नहीं दिखता है, कहीं तो कुछ होता है ना सिस्टम। तो वो जो नीति है वो साफ दिखता है कि ये जो फोटो ऑप की राजनीति और पॉलिटिकल टूरिज्म है, तो उसको तो चेक करना चाहिए। और आज ही मैंने सुबह ट्वीट भी किया है कि क्या माता जी बताएं, बोलेंगे बेटी और बेटे को कि पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए छत्तीसगढ़ भी चले जाएं? तो मेरा ट्वीट है इस पे। जी, तो मतलब आपको लगता है दिल्ली में बैठकर उत्तर प्रदेश की सत्ता तो नहीं मिल सकती? मतलब खाली आप दिल्ली में बैठे रहेंगे और हर महीने एक दो टूर लगा देंगे, जैसे आप पॉलिटिकल टूरिज्म नाम दे रहे हैं, तो फिर तो आप पार्टी रिवाइव नहीं कर सकते। ट्विटर की राजनीति में चाहे दिल्ली में बैठ के करें या
लखनऊ में एसी रूम में करें, सत्ता कभी नहीं मिलेगी। अच्छा, लखनऊ के एसी रूम का आपने जिक्र किया, तो अखिलेश अपनी जो सभाओं में भीड़ आ रही है उसमें कह रहे हैं कि लखनऊ और दिल्ली वाले उनकी पार्टी के जो सभाएं हैं उसमें आने वाली भीड़ को देखकर घबरा रहे हैं। उनका आकलन है, अब उस आकलन पे मैं क्या बोलूं, मगर जो 400 सीटों का सपना देखता है वो बोलते हैं, अब उसको मैं क्या बोल सकता हूं। चलिए मतलब कभी कभी तुम मजाक का या हास्य शब्द जो है वो निकल के आता है। हाँ, वो तो 3 ही दे रहे हैं आपके खाते में, अब किसके खाते में दे रहे हैं ये भी नहीं पता है, कौन सी सीट है ये भी नहीं पता है। बहरहाल अगर हम बात करें एक और, दंगा, दंगल, लव जिहाद, अली, बजरंगबली, ये तमाम नाम जो हैं, अभी तो विकास की बातें चल रही हैं। एक्सप्रेसवे आता है, एयरपोर्ट आता है, उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आएगा, ऐसे एम्स का उद्घाटन होगा गोरखपुर में, ऐसे बहुत सारे विकास के प्रोजेक्ट हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है ये शब्द पीछे चले जाते हैं और दूसरे शब्द कानों में ज़्यादा गूंजते नजर आते हैं। अब वो ज़्यादा जब होंगे उसमें चर्चा करेंगे, लेकिन पर ऐसा वही ऐसा होता है जब भाषण वाषण होता है तो कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अब कोई उधर से बोलता है तो कोई इधर से बोलता है, तो ये सब चीज़ चलती है, मगर फोकस जो भारतीय जनता पार्टी का रहेगा वो हमेशा रहेगा विकास पे, और विकास को ही हम आगे करेंगे। पूरा भाषण सुनेंगे किसी भी हमारे नेता का तो आप, कुछ तो बड़े नेता 100 to 100% बोलते हैं, कुछ आते हैं वो भी 99% विकास बोलते हैं, 1% होता है जो आपका कैमरा भी कैच कर लेता है, वो 1% सुर्खियां भी बटोर ले जाता है। तो आपको लगता है कि जो विकास है वही मुद्दा आप लेके जाएंगे और वाकई में विकास के मुद्दे पर ही अभी वोट आपने होगा? अभी तक देखा है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे खुशीनगर का एयरपोर्ट हो, चाहे काशी कॉरिडोर होने वाला है अभी हाल में ही, और चाहे वो विंध्याचल का हो या अन्य चीजें जो हो रही हैं, वो विकास पे ही केंद्रित है हमारा, और इसी को हम लोग फोकस भी कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जिक्र किया तो एक आरोप, मेरे को पता है आपको जल्दी है, बस 2 सवाल आखिर के रखूंगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए अखिलेश जी कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट उनके होते हैं, फीता आप कटवा रहे हैं। सपना देखना एक अलग होता है, जमीन पे उतारना एक अलग होता है। चलिए, इसमें हसीन भी सपने अंतर देखना एक अलग बात में दम है। और एक बात अगर कोरोना के काल की देखी जाए तो कोरोना काल के बाद जिस मिनिस्ट्री को आप हैंडल कर रहे थे, एमएसएमई, उसी के थ्रू सारी जो राहत है वो पहुंचाई गई। बहुत ही मुश्किल वक्त था, खासतौर से उस कारोबारियों के लिए, छोटे लोग उद्योगों के लिए जो बिल्कुल ठप पड़ गए थे और बैंकरप्सी की कगार पे आ गए थे। तो वो जो लोगों की परेशानी थी वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में भी तब्दील हुई होगी, उसको कितना रिवर्क कर पाए, रिवाम कर पाए, जो तमाम इकोनॉमिक सहायता मिली है? उत्तर प्रदेश ने पूरे पीरियड में इनिशियल जो होता है वो तो छोड़ दें, जब केंद्र ने उसको लागू किया था पूरे देश में, उसको छोड़ दें, मगर हमने पूरा लॉकडाउन कभी नहीं किया, और इसीलिए हमने उद्योग को चलने भी दिया। और साथ ही साथ हम लोगों ने जो 45 लाख जो प्रवासी आए थे, मजदूर जो आए थे, उनको भी हम लोग ने यहाँ पे सेटल करने का पूरा प्रयास किया, और स्किल डेवलपमेंट, स्किल मैपिंग करके हमने किया था, एमएसएमई विभाग ने किया था। हमारी जो योजनाएं रही हैं उसमें से 4,41,000 ऐसे यूनिट्स थे जिनको हम लोगों ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो है उससे 20 या 22 हज़ार करोड़ का उनको हम लोग ने सहायता तक पहुँचाई है। और आज मैं कहूँगा जितने भी यूनिट्स हैं, कुछ तो हमारे यूनिट थे जैसे शुगर मिल्स थी हमारी, उसको हमने पूरा ही चलवाया, उनसे हमने सैनिटाइजर्स बनवाए। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें ऐसी करी थी जिसके कारण उन लोगों को सुविधा रही। कठिनाई तो रहती है क्योंकि उपभोक्ता जो होते हैं उसकी जो, या डिमांड जो कहते हैं, वो कम होने लगती है, तो फिर आपकी सप्लाई को डिस्टर्ब करता है, तो क्रेडिट लाइन आ जाती है। तो क्रेडिट लाइन के लिए भी हम लोग ने नई नई योजना लेकर आए। जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए नई निर्यात पॉलिसी तुरंत हम लोग लेकर आए। जो हमारे एमएसएमई यूनिट्स जो करना चाहते हैं उनके लिए तुरंत लेकर आए कि 72 घंटे के अंदर आपको एक एनओसी दिया जाए, उससे बहुत लोगों को लाभ मिला। तो ये अन्य योजनाएं से हम लोग लाभ लिया, मगर कुछ कठिनाइयाँ ज़रूर थी, और उसमें एमएसएमई ने पूरा प्रयास किया, हमारे चाहे उद्योग के कोई भी हो और हमारे वित्त से डिपार्टमेंट से भी कोई हो, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि उनकी हैंड होल्डिंग करें, उन लोगों को जितनी भी मदद है वो दी जाए, जिससे कि जो जितनी जल्दी वो पटरी पे हैं, और मैं आज मानता हूँ वो पटरी पे आ चुके हैं।
चलिए, तो सिद्धार्थनाथ जी, आप हमारे साथ इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए, आपने तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विकास के तमाम काम भी गिनाए हैं, विपक्ष के आरोपों के जवाब भी दिए हैं, और अब जनता जनार्दन जो है आने वाले दिनों में इन कामों को चुनावी कसौटी पर परखेगी और अपना निर्णय देगी। फिलहाल इतना ही।